हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। हम आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रेड यूनियंस। नाउ ट्रेड यूनियंस की कुछ इंपॉर्टेंट थियरीज हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं इन द टॉपिक ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म। ट्रेड यूनियनिज्म के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट थियरीज हैं, टॉपिक्स हैं, वो हम इस वीडियो के थ्रू, इस लेक्चर के थ्रू कवर करने वाले हैं। एंड इनफैक्ट इतने ज्यादा डिटेल में, जिस डेप्थ में आपको देखिए यूपीएससी ईपीएफओ एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, उसी डेप्थ और डिटेल में हम उन सारी की सारी थियरीज को कवर करेंगे। आज कुछ इंपॉर्टेंट थियरीज मैंने उठाई हैं, अगले लेक्चर में और इंपॉर्टेंट थ्योरीज। फॉर एग्जांपल, यू मस्ट हैव नोटिस्ड, दिस इज जस्ट आपको एक प्रीकर्सर, एक आइडिया, एक टीजर देने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। 2017 के अंदर यूपीएससी ईपीएफओ के एग्जामिनेशन में एक सवाल आया था ऑन रॉबर्ट हॉक्सी। रॉबर्ट हॉक्सी के किसी थियरी के ऊपर एक सवाल आया था। ऐसे सारे के सारे थिंकर्स हम आज का जो हमारा लेक्चर है और जो आने वाले लेक्चर्स हैं उसमें सारी चीजें कवर करने वाले हैं। सो मेक श्योर आप इन लेक्चर्स के नोट्स साथ के साथ बनाएं, एंड जो भी मैं बात बोल रहा हूं, जो भी इस पूरे डिस्कशन प्लेटफॉर्म के जरिए, विपीडिया के इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपको बोला जाए, उसको ध्यान से फॉलो कीजिएगा। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, पहली चीज तो मुझे ये बतानी है कि आप लोगों को, जिन्होंने भी हमारे सारे के सारे ये कोर्सेज लिए हैं, चाहे आपने इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज का कोर्स लिया है, चाहे आपने गैप का, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का कोर्स लिया है, अगर आपने कोई भी कोर्स लिया है तो आपको टेस्ट सीरीज जो है साथ के साथ कॉम्प्लीमेंट्री मिलती है। आपको वो टेस्ट सीरीज खरीदने की जरूरत नहीं है। आप टेस्ट सीरीज पे जाएंगे, यू कैन ऑलवेज यूज योर रोल नंबर जो आपको यहाँ पे अलॉट हुआ है, सेम रोल नंबर के साथ आप उस टेस्ट सीरीज को जो है अवेल कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज जो है लाइव हो चुकी है, उसे जरूर देखिएगा। इनफैक्ट आपको अगर इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड या अदरवाइज एज वेल किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो, तो यू हैव माय नंबर 9463939197। मैं बहुत लोगों की क्वेरीज को ऑन फोन, ऑन व्हाट्सएप क्लियर कर रहा हूं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप सीधे डायरेक्ट सवाल पूछें, कमेंट नहीं भी करना चाहते, तो दिस इज व्हाई आई एम गिविंग यू दिस नंबर। देखिए, कोई परेशानी की जरूरत नहीं है, एंड कोशिश कीजिएगा कि आप पहले मैसेज कर दें अगर आप कॉल करना चाहते हैं। रीजन बीइंग, कभी कभी आप ही लोगों के काम में लगा होता हूं तो फोन का पता नहीं चलता है। तो आप मैसेज कर दीजिएगा, या अगर कॉल भी करना चाहते हैं तो एक बार मैसेज छोड़ दिया, मैं खुद से कॉल कर लूंगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। एंड कोई भी डाउट्स हैं तो आप साथ के साथ पूछते रहिए। इनफैक्ट आई एम लुकिंग एट इट, तो बहुत सारे लोगों के जो भी डाउट्स आ रहे हैं, तो प्रीवियस वीडियोस में वो लोग कमेंट्स में डाल के मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग। सवाल पूछते रहिए। कई बार होता क्या है कि कोई डाउट होता है, कोई इशू होता है, वो क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी हो जाता है। उसके ऊपर अगर यूपीएससी सवाल पूछ ले तो हमें सतर्क रहना है, तैयार रहना है। एंड इसी चीज के साथ मैं आपको एक और चीज बोलना चाहूंगा कि जो अब का हमारा टॉपिक है, इस पूरे टॉपिक में से जो हमारी पिछली 2 से 3 लेक्चर्स की वीडियो रही है, और अभी आगे आने वाली वीडियोस में 1 से 3 सवाल रहने वाले हैं फ्रॉम दिस टॉपिक इटसेल्फ। तो कोशिश कीजिएगा इस पूरे टॉपिक को, चाहे वो हिस्ट्री ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म है, चाहे आगे की हमारी थियरीज है, उसकी इंपॉर्टेंस है ट्रेड यूनियन की, वगैरह वगैरह, ऑल दीज थिंग्स शुड बी कलेक्टिवली एंड कॉम्प्रिहेंसिवली कवर्ड। जिस तरीके से हमने अप्रोचेस टू इंडस्ट्रियल रिलेशंस देखा था, उसी तरीके से आज के लेक्चर में हम, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आवर लेक्चर, वी विल बी डिस्कसिंग द वेरियस अप्रोचेस टू ट्रेड यूनियंस इन इंडिया एंड इन जनरल। चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। ट्रेड यूनियंस का हम टॉपिक कवर कर रहे हैं। कुछ एस्पेक्ट्स रह गए थे ट्रेड यूनियंस के, तो वो कवर कर लेते हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि हमें ये देखना है कि ट्रेड यूनियंस का स्ट्रक्चर क्या है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ ट्रेड यूनियन? स्ट्रक्चर ऑफ अ ट्रेड यूनियन जो है, द पैटर्न इन द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेड यूनियंस इन इंडिया, अगर भारत की बात करें, इट इज लिंक्ड टू देयर रिलेशनशिप बिटवीन नेशनल, रीजनल एंड लोकल, और उसके अलावा प्लांट लेवल यूनियंस। तो जिस प्रकार से ऑर्गेनाइजेशंस का या यूनियंस का नेशनल लेवल की ट्रेड यूनियन हो, या लोकल लेवल, या रीजनल लेवल, या फिर सिर्फ एक प्लांट लेवल, ना इसमें अगर हायरार्की बनाई जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि सबसे ऊपर नेशनल लेवल होगा, फिर रीजनल लेवल आता है, फिर लोकल लेवल आता है, और फिर प्लांट लेवल आता है, फिर आता है प्लांट लेवल। तो इन सारे लेवल्स पे जो यूनियंस का आपस में रिलेशन है, वो स्ट्रक्चर बताता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें लोकल लेवल की, अ लोकल लेवल फेडरेशन इज एट द सेकंड लेवल ऑफ द स्ट्रक्चर। ये हायरार्की है, ये स्ट्रक्चर है, ये आपको ध्यान में रखना है। प्लांट लेवल से ऊपर उठेंगे तो लोकल एरिया, जैसे डिस्ट्रिक्ट हो गया, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होगी। उससे ऊपर उठेंगे तो रीजनल लेवल हो गया, से नॉर्थ इंडिया हो सकता है, या सिर्फ पंजाब रीजन हो सकता है, फॉर एग्जांपल स्टेट हो सकता है। एंड उससे भी ऊपर उठेंगे तो
नेशनल लेवल पे एक ट्रेड यूनियन एग्जिस्ट कर सकती है। इस तरीके से ट्रेड यूनियंस का भारत के अंदर स्ट्रक्चर जो है डिफाइंड है। नाउ लोकल लेवल जो है वो सेकंड लेवल पे है, यहां आप देख सकते हैं दिस इज द सेकंड लेवल, ये सेकंड लेवल है। फ्रॉम बिलो द लोकल ट्रेड यूनियन फेडरेशन होल्ड्स टुगेदर द प्लांट लेवल यूनियंस, अलग अलग प्लांट लेवल यूनियंस जो है उनको इकट्ठे करके एक सिंगल लोकल एरिया की जो है लोकल लेवल पे आप ट्रेड यूनियन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। Now, this can be for a particular craft and for a particular industry as well. These federations might be affiliated to some regional level or national level federations or may be independent. अब ये independent भी हो सकती हैं and उसके अलावा रीजनल लेवल पे भी हो सकती है, नेशनल लेवल पे भी हो सकती है। सो लोकल लेवल वाली जो भी फेडरेशंस हैं वो रीजनल लेवल पे भी अफिलिएशंस हो सकती है उनकी, या फिर उनकी नेशनल लेवल पे भी अफिलिएशंस हो सकती हैं। सो इस तरीके से हायरार्की के साथ आपको ट्रेड यूनियंस को भारत के अंदर समझना होगा। तो एक तो हो गई जो प्लांट लेवल पे एग्जिस्ट करती है, ठीक है जी, और उसके बाद बहुत सारी प्लांट लेवल वाली ऑर्गेनाइजेशंस मिलके एक फेडरेशन बनाती है लोकल लेवल पे। तो वो एक पर्टिकुलर क्राफ्ट, ये हमने पिछले वीडियो में देखा था, पिछले लेक्चर में समझा था कि एक पर्टिकुलर क्राफ्ट की भी सिंगल ट्रेड यूनियन हो सकती है जो कि मल्टीपल इंडस्ट्रीज में से सेम टाइप का, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिशियंस की एक ट्रेड यूनियन हो सकती है जो कि सेम टाइप का काम कर रहे हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज के अंदर। ठीक है जी, तो कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछते रहिएगा। मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूं बिकॉज आई डोंट वांट कि अगर जस्ट बिकॉज मैं थोड़ा सा तेज हो गया एक्साइटमेंट में तो आप उसमें कोई भी इशू, कोई भी टॉपिक, कोई भी कॉन्सेप्ट स्किप ना करें। ठीक है जी, चलिए। कई बार क्या होता है, मेरी कोशिश होती है कि 1 घंटे के लेक्चर के अंदर मुझे जल्दी से जल्दी 1 घंटे का लेक्चर खत्म करना पड़ता है। रीजन बीइंग अभी आजकल बहुत बड़ा इशू ये आ गया है कि क्योंकि सब लोग घर बैठे हैं तो नेटवर्क की इश्यूज आ रहे हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दीज नेटवर्क इश्यूज तो बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं, ये कंप्लेंट कर रहे हैं कि सर आपकी वीडियोस जो है बफर हो रही हैं। सो मेरी यही कोशिश है कि मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें पैक फॉर्म में आपको करवा दूं। तो थोड़ा सा आवाज ज्यादा हो रही है, नथिंग एल्स। नाउ ये तो हो गई लोकल एरिया की, लोकल लेवल पे। ऐसे ही सिमिलर फैशन में आप देख सकते हैं जो नीचे से तीसरे लेवल पे या ऊपर से दूसरे लेवल पे, रीजनल लेवल पे जो ट्रेड यूनियन फेडरेशंस एग्जिस्ट करती हैं। इट इज द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच कंसिस्ट ऑफ ऑल कंस्टिट्यूएंट यूनियंस, सारी की सारी कंस्टिट्यूएंट यूनियंस इन अ पर्टिकुलर रीजन और अ स्टेट। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, एक स्टेट के लेवल पे जो लोकल यूनियंस हैं वो भी शायद अफिलिएटेड हो सकती हैं, जरूरी नहीं है, वो स्टैंड अलोन भी हो सकती है लोकल लेवल वाली। सिमिलरली रीजनल वाली भी स्टैंड अलोन हो सकती है, लेकिन वो अगर रीजनल लेवल पे बहुत सारे प्लांट लेवल यूनियंस को केटर कर रही हैं अगर फेडरेशन है, या बहुत सारे लोकल लेवल की यूनियंस को केटर कर रही हैं उनकी फेडरेशन है, तो फिर वो ऐसे एग्जिस्ट कर सकती है। एंड यही रीजनल, बहुत सारी रीजनल यूनियंस दे कैन बी अफिलिएटेड टू नेशनल लेवल ट्रेड यूनियंस। तो वो नेशनल लेवल ट्रेड यूनियंस को अफिलिएटेड हो सकती हैं, जरूरी नहीं है कि होंगी ही होंगी, लेकिन हो सकती। ठीक है जी, इस तरीके से देयर इंपॉर्टेंस कैन नॉट बी एग्जैजरेटेड बियॉन्ड अ पर्टिकुलर स्टेट। वो एक स्टेट या एक रीजन के लिए इंपॉर्टेंट है, उससे बाहर इंपॉर्टेंट नहीं होती है। तो वहीं पे ही, क्योंकि कारण क्या है कि एक स्टेट का एक वर्क कल्चर हो सकता है, कुछ खास कस्टम्स हो सकते हैं, जिनकी प्रैक्टिसेस हो सकती हैं, स्टाइल ऑफ लिविंग हो सकता है जो कि दूसरे स्टेट से, दूसरे रीजन से अलग होगा। सिमिलरली यही चीज आप लोकल लेवल पे भी देख सकते हैं, कुछ लोकल वर्क कल्चर्स हो सकते हैं, कुछ लोकल प्रैक्टिसेस हो सकती हैं। इसी वजह से ट्रेड यूनियंस भारत के अंदर एक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करती हैं। वो स्ट्रक्चर है पहले सबसे ऊपर नेशनल लेवल, फिर रीजनल लेवल, फिर लोकल लेवल, और फिर सबसे नीचे प्लांट इंडिविजुअल फैक्ट्री के लेवल पे भी ट्रेड यूनियन एग्जिस्ट कर सकती है। नाउ रीजनल लेवल फेडरेशंस मे हैव टू काइंड्स ऑफ मेंबर्स, दो तरीके के मेंबर्स हो सकते हैं। एक तो सीधा प्लांट लेवल वाली यूनियन, सीधा they can be affiliated them they can affiliate themselves डायरेक्टली, सीधे तौर पे प्लांट लेवल की यूनियंस रीजनल फेडरेशन की मेंबर हो सकती है। यहां से एमसीक्यू पूछा जा सकता है, एमसीक्यू कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस एरिया। रीजन बीइंग वो कहेंगे कि रीजनल फेडरेशन में सिर्फ और सिर्फ लोकल फेडरेशन जो है मेंबर बन सकती है, तो वो ये सवाल जो है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। लोकल लेवल वाली, सॉरी प्लांट लेवल वाली भी जो है बन सकती है, इस चीज का हमने ख्याल रखना है। देन दूसरा जो मेंबर बन सकती है वो ऑब्वियसली लोकल लेवल फेडरेशंस। तो लोकल लेवल फेडरेशंस आर वेयर प्लांट लेवल यूनियंस बिकम फर्स्ट मेंबर ऑफ लोकल एरिया वाली, लोकल लेवल वाली फेडरेशंस का, और फिर फिर दे बिकम, ये लोकल वाली जो है, दे बिकम मेंबर्स ऑफ रीजनल यूनियंस थ्रू लोकल फेडरेशंस। सो ये सारी चीजें बेसिकली, ये जो सेकंड पॉइंट है ये कह रहा है कि पहले जो प्लांट लेवल वाली यूनियंस हैं, मान लीजिए इस बॉक्स के अंदर है,
वो पहले जाएंगी बड़े बॉक्स के अंदर। वो बड़ा बॉक्स कौन सा है? आपका लोकल लेवल। लोकल लेवल। और ये बड़ा बॉक्स फिर और बड़े बॉक्स में जाएगा। आई होप आपको दिख रहा हो। आई नो यहाँ पे एक रिबन सा है, उस रिबन के ऊपर नीचे जाके चीजें नहीं दिखती हैं, बट आई होप आपको समझ आ रहा हो। तो प्लांट लेवल से जाती हैं लोकल लेवल फेडरेशन पे, फिर ये बहुत सारी लोकल लेवल फेडरेशन जो है वो फिर रीजनल लेवल फेडरेशन में मिक्सअप जो है उसके मेंबर्स बन जाती है। इसी तरीके से यही रीजनल लेवल की नेशनल लेवल पे जाती हैं। ये है स्ट्रक्चर ट्रेड यूनियंस का भारत के अंदर। तो नेशनल लेवल का भी समझ सकते हैं। पहली चीज तो ये, दीज आर नेशनल लेवल बॉडीज टू विच प्लांट लेवल यूनियंस, प्लांट लेवल भी, लोकल यूनियंस भी और रीजनल यूनियंस भी, दे मे गेट अफिलिएटेड। जरूरी नहीं है कि सिर्फ रीजनल वाली बहुत सारी मिलके जो है नेशनल लेवल पे अफिलिएशंस ले सकती हैं। प्लांट लेवल वाली भी सीधे तौर पे ऊपर जाके नेशनल लेवल पे अफिलिएशंस ले सकती हैं। लोकल वाली भी सीधे तौर पे रीजनल वाली को स्किप करके जो है अफिलिएशन ले सकती है। एंड दैट इज हाउ ये इंडिपेंडेंस दी गई है, हर एक को रिप्रेजेंटेशन मिल जाए इस वजह से। Now let's discuss the various problems that are faced by trade unions in India. भारत के अंदर जो भी problems trade unions face करती हैं, now these are the kind of topics, ये देखने में ये बहुत सिंपल लग रहे हैं, एंड इनफैक्ट मैं आपको ये चीज बताता हूँ, दिस इज कमिंग टू माय नोटिस दैट मोस्ट ऑफ दी, नॉट मोस्ट ऑफ दी इंस्टीट्यूशंस, लेकिन कुछ ऐसी इंस्टीट्यूशंस हैं वो मेरे ही स्टाइल को, मेरे ही चीजों को कॉपी कर रहे हैं, एंड आई हैव नो ग्रज अगेंस्ट देम। वो कर रहे हैं जो कर रहे हैं, बिकॉज दैट इज देयर प्रेरोगेटिव, देयर कर्मा एंड वट एवर इट इज। लेकिन आप एक चीज समझिए, चाहे आप उनसे फॉलो करते हैं, चाहे आप मुझसे फॉलो करते हैं, आपका फायदा होना चाहिए। दैट इज द फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो मैं एक ऐसा टीचर हूं, मुझे करीब करीब 10 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए, तो मुझे एक ही चीज समझ आती है कि अनलेस एंड अनटिल आई एम ट्रूथफुल टू माई सेल्फ और माई कॉज, जिसमें मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक मुहिम के साथ जोड़ा जाए, एंड उस मुहिम के ऊपर मैं बैक एंड पे काम भी कर रहा हूँ, कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है, तो उस मुहिम के ऊपर जो भी मैं काम कर रहा हूँ, उस मुहिम में मैं चाहता हूं कि सबसे ज्यादा आउटरीच हो सके एजुकेशन की, द राइट काइंड ऑफ एजुकेशन। दिस इज व्हाट आई एम वर्किंग ऑन। अपने पर्सनल लेवल पे राइट एजुकेशन के ऊपर काम कर रहा हूँ, एंड बहुत जल्दी इसके ऊपर बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी आपको देखने को मिलेंगे। मैं चाहता हूँ इजी अफोर्डेबल जो एजुकेशन है, एंड कह लीजिए कि राइट काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस, वो जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचाया जा सके। आज का जो दौर है वो थोड़ा सा ऐसा धूमिल हुआ हुआ, ऐसा परेशानी में का समय है, तो इस वजह से आई एम वर्किंग ऑन सर्टेन थिंग्स नाउ। इस हैविंग सेड दैट, लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय ट्रेड यूनियंस इन इंडिया। मुझे कोई ग्रज नहीं है, देखिए मैं साफ तौर पे कह रहा हूँ, प्लीज डोंट स्टार्ट यूजिंग एनी वर्बल, उनमें गैर जिम्मेदाराना हरकतें ना कीजिएगा, कोई कमेंट्स नहीं पास कीजिएगा, बिकॉज आई जस्ट होप कि आप लोगों का जो भी मेरे ऊपर जो भी जिम्मेदारी है वो आप लोगों के प्रति मैं उसको पूरी निष्ठा के साथ जो है उसको भरपूर जो है अदा करूं। एंड आप लोग भी हार्ड वर्क करते रहिए, मेहनत करते रहिए। कुछ चीजें हैं, मान लीजिए आपको कोई गाइडेंस की जरूरत है, तो मैंने इसी वजह से आपको फोन नंबर दिया है, ताकि आपको किसी भी एंगल से किसी भी चीज की जरूरत हो फॉर दिस एग्जाम एंड अदरवाइज एज वेल, तो आप उसको आप यूज कर सकते हैं, फोन मुझे मैसेज कर सकते हैं, एंड आपको जैसे भी मदद होगी मैं करूंगा। नाउ द कंडीशंस ऑफ ट्रेड यूनियंस इन इंडिया इज नॉट वेरी साउंड। रीजन भी आपने नोटिस किया होगा, हिस्ट्री में जब हमने पढ़ा था, नॉट हिस्ट्री एज इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया, बट हिस्ट्री ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म की बात हम जब कर रहे थे आज से 2 लेक्चर्स पहले, तो हिस्ट्री ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म में हमने ये समझा था कि जो भारत का जो ट्रेड यूनियनिज्म है वो कुछ फेजेस में आके डेवलप हुआ, और वो फेजेस जो हैं, वो सबसे पहला फेज जो था वो सोशल वेलफेयर फेज था। जो सबसे पहला फेज था वो था सोशल welfare phase. Now this social welfare phase was basically nothing but जिसके अंदर जो भी ट्रेड यूनियंस कह लीजिए या जो भी लेबर मूवमेंट हो रही थी, वो वर्किंग कंडीशंस को थोड़ा इंप्रूव करने के लिए हो रही थी। तो बेसिकली लिमिटेड रिसोर्सेज होने के कारण, लिमिटेड लीडरशिप होने के कारण, एंड जो एंटायर इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसने बाद में इस लेबर मूवमेंट को यूज करना चाहा फॉर नेशनल पर्सपेक्टिव। तो एज सच ये जो वर्किंग क्लास थी, इसके अपने जो भी प्रेरोगेटिव्स थे, अपने जो भी कह लीजिए कि इनके जो जरूरतें थी, डिमांड्स थी, उनको पर्टिकुलरली उठाने का समय बहुत कम मिला। पहली चीज, इनको पर्टिकुलरली उठाने का तरीका बहुत लिमिटेड था,
एंड वही सेम चीजें जो है थ्रू द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म इन इंडिया हमें देखने को मिलती है। नाउ प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय ट्रेड यूनियंस इन इंडिया, इसमें मैंने पॉइंट फॉर्म में ये सारी चीजें डिस्कस की है। लेट्स टॉक अबाउट ऑल द प्रॉब्लम्स दैट आर फेस्ड बाय ट्रेड यूनियंस इन इंडिया। नाउ सबसे पहली अनइवन ग्रोथ। अनइवन ग्रोथ का मतलब क्या है? ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज आर कॉन्सेंट्रेटेड इन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, एंड वहीं अगर आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात करें तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में इतना ट्रेड यूनियनिज्म नहीं है। जहां पे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अनऑर्गेनाइज सेक्टर आ जाता है भारत के अंदर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, दिस इज आल्सो वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर ट्रेड यूनियनिज्म होएगा भी तो भी बहुत ज्यादा जॉब लॉसेस हो जाएंगे, बिकॉज देर इज नो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एम्प्लॉइज और लेबर क्लास जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयड है। अनइवन ग्रोथ हो गई। नाउ दूसरी चीज ये, दैट टू पर्टिकुलरली इन रिगार्ड ऑफ मैनुअल लेबर ओनली। जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं उसमें पर्टिकुलरली जहां पे मैनुअल लेबर ज्यादा है वहां पे ही ट्रेड यूनियनिज्म ज्यादा देखने को मिलता है। दैट इज व्हाई भारत के अंदर ही कहा जाता है द ट्रेड यूनियंस आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ अनइवन ग्रोथ। सब जगह बराबरी से इनकी ग्रोथ नहीं हो रही मेनली इन बिगर इंडस्ट्रियल सेंटर्स। देयर आर हार्डली एनी ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज इन स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस, डोमेस्टिक एंड एग्रीकल्चरल लेबर। तो एग्रीकल्चरल लेबर पे तो खास तौर पे, एंड डोमेस्टिक लेबर, डोमेस्टिक एरियाज में, डोमेस्टिक एंटरप्राइजेस में, स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस में तो पर्टिकुलरली कोई भी ट्रेड यूनियन एक्टिविटी देखी नहीं जाती है, रेयर केस है। एग्रीकल्चर लेबर की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर लेबर के लिए ये मेक और ब्रेक सिचुएशन हो जाती है। एग्रीकल्चर लेबर को ना जनरली ये बोल दिया जाता है दैट दे आर काश्तकार्स। काश्तकार्स, तो ये जो काश्तकार होते हैं बेसिकली जो कटाई और बुवाई के समय पे काम आते हैं, तो इनका कोई भी ट्रेड यूनियनिज्म नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ जो कुछ भी मिलता है ऑल दैट इज फॉर सबसिस्टेंस। सिर्फ जिंदगी बसर करने के लिए जगह मिल जाती है, थोड़ा रहने की कई बार, या फिर उनको खाने पीने का थोड़ा सामान मिल जाता है, उससे ज्यादा ये कुछ कमा नहीं पाते। एंड दैट इज वन मेजर रीजन जिसकी वजह से भारत का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है दैट इज मार्ड विद अ लॉट ऑफ सुसाइड्स एज वेल। नाउ उसके अलावा बेसिकली ये क्या हो गया, इसका कारण क्या बना अनइवन ग्रोथ का, पहले तो ये देख लेते हैं। नाउ मोस्ट ऑफ द वर्कर्स, मोस्ट ऑफ द लेबरर्स भारत के अंदर वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयड है। इनफैक्ट 55 to 60% ऑफ द लेबर कम्युनिटी या तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है या फिर वो एग्रीकल्चर सेक्टर में है। तो अगर दोनों सेक्टर्स को मिला के हमें बताऊं आपको तो 55-60% के आसपास ऐसी लेबर क्लास है जो कि अनरिप्रेजेंटेड रह जाती है। सो इस वजह से एक अनइवन ग्रोथ देखने को मिलती है। जहां मेजर मेजर इंडस्ट्रीज हैं वहां ट्रेड यूनियंस हैं। नाउ दैट इज व्हाई ट्रेड यूनियनिज्म इज टचिंग ओनली अ पोर्शन ऑफ द वर्किंग क्लास इन इंडिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पॉइंट्स बता इसलिए रहा हूं, ये हाईलाइट इसलिए कर रहा हूं, रीजन बीइंग यहां से सवाल आने वाले हैं भैया, थोड़ा ख्याल रखिएगा। डायरेक्ट एमसीक्यूज जो है स्टेटमेंट्स में से, इन्हीं स्टेटमेंट में से पूछ सकते हैं। दूसरी प्रॉब्लम, लो मेंबरशिप। लो मेंबरशिप, नाउ लो मेंबरशिप में इवन दो द नंबर ऑफ यूनियंस हैव इंक्रीज्ड, नंबर ऑफ यूनियंस तो बढ़ गई है कंसिडरेबली, अभी रिसेंट टाइम्स में देखा जा रहा है। रीजन बीइंग थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट कह लीजिए और वेरियस हाई कोर्ट्स, दे हैव टर्न्ड सोशलिस्टिक, दे हैव टर्न्ड सोशलिस्टिक। तो लेबर क्लास या वर्कर्स की कम्युनिटी के फेवर में बहुत सारी जजमेंट्स आने लगी है, एंड दैट इज व्हाई नंबर ऑफ यूनियंस बढ़ने लगी हैं। बिकॉज वो ये देखते हैं कि अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, इंडस्ट्रियल कोई भी कॉन्फ्लिक्ट राइज होता है इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंदर मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में, तो अगर वर्कर्स के हक में फैसला आएगा तो ट्रेड यूनियन विल बी इन अ बार्गेनिंग पोजीशन। ट्रेड यूनियंस जो है फिर मैनेजमेंट के साथ कुछ बार्गेन्स कर सकती है। दैट इज वन रीजन जिसकी वजह से आप कह लीजिए कि नंबर ऑफ ट्रेड यूनियंस आर इंक्रीजिंग, लेकिन दिस हैज बीन फॉलोड बाय द डिक्लाइनिंग मेंबरशिप पर यूनियन। तो पर यूनियन मेंबरशिप जो है वो डिक्लाइन कर रही है। इनफैक्ट ये नंबर्स हैं 1927-98 में there were about 3500 trade unions. It was reduced to 1400 when we got independent, and this number was 675 in 1985-86, 659 in 2001. तो ये कुछ डिक्लाइनिंग मेंबरशिप के आपको इंस्टांसेस दिख रहे हैं। दिस इंडिकेट्स इमर्जेंस ऑफ स्मॉल स्केल ट्रेड यूनियंस। छोटे छोटे लेवल पे कम मेंबरशिप वाली ट्रेड यूनियंस हैं जो उभर के आ रही हैं। नाउ दिस इज फाइन, ये अच्छा है, लेकिन
अगर इसके साथ ग्रेटर लेवल पे, बड़े पैमाने पे ट्रेड यूनियंस नहीं आती हैं, तो फिर वो इररिस्पॉन्सिबली कह लीजिए या इर्रेटिकली, अनइवनली वो रिप्रेजेंटेशन रखेंगी एंड दैट वुड लीड टू लो मेंबरशिप। कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछते रहिएगा, मैं आगे चल रहा हूं और जो सी प्रॉब्लम जो है हमारी ट्रेड यूनियंस भारत के अंदर फेस करती हैं। नाउ similar to the previous problem, this problem talks about multiplicity of unions, जहां पे एक काम के लिए बहुत सारी यूनियंस है। मेनी ट्रेड यूनियंस एग्जिस्ट इन द सेम एस्टेब्लिशमेंट में, एक ही एस्टेब्लिशमेंट में 2 3 4 ऐसे ट्रेड यूनियंस हो जाती हैं। अब ये दिक्कत अराइज कहां से होती है? दिक्कत अराइज होती है हमारे ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926 में, जो कि अलाउ करता है, परमिट करता है, एनी एसोसिएशन, कोई भी एसोसिएशन अगर है जो कि 7 या 7 से ज्यादा वर्कर्स ने मिलकर बनाई है, उसको वो रजिस्टर करा सकते हैं एज अ यूनियन। तो अगर कोई भी बंधु है, 7 लोग अगर इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो 7 लोग इकट्ठे होकर एक ट्रेड यूनियन बना सकते हैं और उनकी ट्रेड यूनियन जो है रजिस्टर हो सकती है। सो दिस कन्फर्स अपॉन इट सर्टेन राइट्स। अब जो ट्रेड यूनियन रजिस्टर हो जाएगी उसको कुछ हक मिल जाएंगे, कुछ राइट्स मिल जाएंगे, उसकी कुछ ड्यूटीज हो जाएंगी, कुछ ऑब्लिगेशंस हो जाएंगी। मेनी अ टाइम्स इट इज कंटेंडेड दैट मल्टीप्लिसिटी ऑफ यूनियंस इज बिकॉज ऑफ आउटसाइड लीडर्स। आउटसाइड लीडर्स, बाहर के लोग आके अलग अलग ट्रेड यूनियंस बनाने की कोशिश करते हैं। एंड कभी कभी क्या होता है, ये जो आउटसाइड लीडर्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे हैव पॉलिटिकल अफिलिएशंस, दे हैव पॉलिटिकल अफिलिएशंस एज वेल। तो वो पॉलिटिकल अफिलिएशंस का असर डालना शुरू हो जाता है ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज में एंड किसी भी इंडस्ट्री की एक्टिविटी में। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, नाउ दिस इज नॉट समथिंग जो आपके एग्जाम में आएगा, बट आपको एक ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बताना चाह रहा हूं। मान लीजिए जैसे अंबानी है, तो अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज है, देयर इज नो डाउट इन दिस फैक्ट कि अंबानी प्रेफर्स मोदी जी, राइट? तो अब ऐसे में कांग्रेस क्या कर सकती है? कांग्रेस एक ऐसा लोकल लीडर क्रिएट करेगी जो कि वहां पे जाएगा और वर्कर्स को इन्फ्लुएंस करेगा। वर्कर्स, 7 से ज्यादा वर्कर्स होते ही ट्रेड यूनियन रजिस्टर कराएगा और वो उनकी मांगे वहां पे पूरी करानी शुरू कर देगा। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि भैया जो पॉलिटिकल टर्मोइल कंट्री पे नेशनल लेवल पे चलता है, वो यूनियन के लेवल पे भी चल सकता है। एंड दैट इज व्हाई मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रेड यूनियंस इज अ प्रॉब्लम फॉर इंडिया। दूसरा, इंटर यूनियन राइवलरी। जब बहुत ज्यादा यूनियंस होंगी तो ऑब्वियसली हर कोई ये कोशिश करेगा कि भैया ये कुछ नहीं है, मैं असली रिप्रेजेंटेटिव हूं। तेजा मैं हूं, मार्क इधर है, तेजा मैं हूं, मार्क इधर है। जिस तरीके से जो अंदाज अपना अपना में डायलॉग चला था, उसी तरीके से इंटर यूनियन राइवलरी जो है वो एग्जिस्ट करती है। वो कहते हैं कि मार्क इधर है, मतलब मेरे पास ज्यादा लोग हैं, आई एम द एक्चुअल रिप्रेजेंटेटिव। सो दे प्ले डाउन ईच अदर इन अ बिड टू गेन ग्रेटर इन्फ्लुएंस अमंग वर्कर्स। वर्कर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा वर्कर्स को अपने हक में करने के लिए, वो एक दूसरे को जो है आंख दिखाते रहते हैं, वो लड़ाई चलती रहती है। दे डू मोर हार्म देन गुड। वो ज्यादा नुकसान करते हैं, फायदा कम करते हैं। एम्प्लॉयर्स आर गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू प्ले यूनियंस अगेंस्ट ईच अदर। अब ऐसे में मैनेजमेंट क्या कहती है कि ये वाली जो ट्रेड यूनियन है ना, ये इस वाली ट्रेड यूनियन से ज्यादा बेहतर है। तो वर्कर्स को यहां लाना, खींचने की कोशिश कर सकती है। यहां वाले जो ट्रेड यूनियन है, अगर वो मैनेजमेंट के खिलाफ है, तो इस वजह से मैनेजमेंट जो है इसको नकारने की कोशिश करेगी। ये अगर मैनेजमेंट के हक में बात करेगा ट्रेड यूनियन नंबर 1, तो इसको ज्यादा फेवर करेगी क्योंकि मैं उसकी बात सुनूंगी, वो असली रिप्रेजेंटेटिव है। सो दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स हैपन। They can refuse to bargain on the contention that it is not true representative union। तो यही चीज जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन की। नाउ कोई डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछते रहिएगा। एंड employers, for example, employers are able to take advantage of in fighting between workers groups। तो ये जो इन फाइटिंग हो रही है, अंदरूनी लड़ाई हो रही है, इसका फायदा उठा लेती है मैनेजमेंट। वर्कर्स ओन सॉलिडारिटी इज लॉस्ट। अब वर्कर को ये नहीं समझ आता भैया मैं ट्रेड यूनियन नंबर 1 के पास जाऊं, ट्रेड यूनियन नंबर 2 के पास जाऊं, उसकी अपनी सॉलिडारिटी जो है वो लूज हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या इश्यूज हैं। वीक फाइनेंशियल पोजीशन। अब फंड्स तो कई बार मैंने आपको, अगर मैं एक, दिस इज जस्ट समथिंग ओवर द टॉप, ऐसी इंफॉर्मेशन मैं देता रहूंगा। मोस्ट ऑफ द ट्रेड यूनियंस receive their funding from leftist organizations, most of the trade unions, and these leftist organizations receive their funding from countries like China, European Union, UK particularly,
रशिया at times Russia, and most of the times US. तो लेफ्टिस्ट ग्रुप्स अक्रॉस द वर्ल्ड, पर्टिकुलरली इन कंट्रीज में से, दे टेंड टू फंड द लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया, एंड वही फंड्स आगे जाके ट्रेड यूनियंस को मिलते हैं. नाउ इफ यू नोटिस, द एंटायर वर्ल्ड इज शॉर्ट ऑफ लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट्स एंड लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी. ज्यादा लेफ्टिज्म नहीं है, ज्यादा कम्युनिज्म एग्जिस्ट नहीं करता है, कैपिटलिज्म एग्जिस्ट करता है, पूंजीवाद एग्जिस्ट करता है. तो ऐसे में ये जो सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे फील दैट कैश क्रंच, इनके पास कैश क्रंच कह लीजिए या पैसों की कमी हो जाती है. दे आर वीक फाइनेंशियली, इनकी फाइनेंशियल पोजीशन वीक रहती है. इट इज वेरी लो एज देयर एवरेज ईयरली इनकम इज वेरी लो एंड इनएडिक्वेट एज वेल. नाउ इसका एक अलग एंगल, अलग पर्सपेक्टिव ये है कि एक वर्कर की जो भी सैलरी होगी उसको एवरेज आउट किया जाए तो वो हमेशा ही लो रहेगी और इनएडिक्वेट रहती है. सब्सक्रिप्शन रेट्स आर वेरी लो. कोई भी, फॉर एग्जांपल आपने चैनल को सब्सक्राइब किया था, तो उसी तरीके से इन ट्रेड यूनियंस में सब्सक्रिप्शन के जो दर है वो कम होती है, क्योंकि वो चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा वर्कर्स जो हैं, फॉर एग्जांपल 100 रुपए साल की फीस रख लेते, तो 100 रुपए साल की फीस निकालना आसान हो जाता है वर्कर के लिए. अब क्योंकि 100 रुपए साल में, अब मान लीजिए 100 वर्कर्स हैं, तो ये तो सिर्फ 10,000 रुपए हुए ना. तो 10,000 रुपए में सारा साल जो है एक्टिविटीज जो है कंडक्ट करनी है. ड्यू टू मल्टीप्लिसिटी ऑफ यूनियंस, ये सब्सक्रिप्शन रेट्स कम रखे जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा वर्कर्स आए, हमारी तरफ आए, एंड उसके बाद दूसरे जब और कम कर देते हैं, तो ये इस वजह से ओवरऑल जो है सब्सक्रिप्शन से जो पैसा इकट्ठा होता है वो कम हो जाता है. Now, due to multiplicity of unions, unions interested in increasing their membership keep the subscription rates very low, जो कि मैंने अभी बताया, resulting in inadequacy of funds with the unions. Another important reason for weak financial position of unions is that large amounts of subscription dues remain unpaid. बहुत सारा पैसा जो है अभी अनपेड ही रह जाता है. कारण क्या है? वर्कर्स के पास कंसिस्टेंटली पैसा नहीं होता है. And the name of constant defaulters continuously appears on the registers on most of the unions. लेकिन they are neither expelled nor cease to become members ipso facto just because of the fact. Ipso facto मतलब just because of the fact according to the union rules. कारण क्या है? अगर भैया मेंबरशिप कम कर देंगे तो ऐसे तो सारे पैसे देने बंद कर देंगे, मेंबरशिप जीरो हो जाएगी. तो इस वजह से मेंबरशिप से निकाला नहीं जाता है एंड फाइनेंशियल पोजीशन वीक होती जाती है. सो ये सारा एस्पेक्ट है वीक फाइनेंशियल पोजीशन का. हम आगे देखते हैं लैक ऑफ पब्लिक सपोर्ट. नाउ पब्लिक सपोर्ट कम क्यों है? इट इज बिकॉज ट्रेड यूनियंस दे आर फ्रीक्वेंटली रिजॉर्टिंग टू स्ट्राइक्स एंड प्रोटेस्ट. और ये जो स्ट्राइक्स और प्रोटेस्ट है ना, now this strikes and just a second, pointer कई बार गुम हो जाता है. हाँ, strikes and protests ये बेसिकली इनकन्वीनियंस कॉज करता है किसको? जनरल पब्लिक को भी. तो इस वजह से जनरल पब्लिक जो है इन स्ट्राइक्स और प्रोटेस्ट की वजह से ट्रेड यूनियंस को सपोर्ट नहीं करती, नापसंद करती है. ट्रेड यूनियंस फ्रीक्वेंटली रिजॉर्ट टू स्ट्राइक्स एंड प्रोटेस्ट्स इन ऑर्डर टू मेक देयर डिमांड्स मीट. ऑब्वियसली करना पड़ेगा, उसी तरीके से कलेक्टिव बार्गेनिंग होगी. एज अ रिजल्ट इनकन्वीनियंस इज कॉज टू द पब्लिक. अब जब सड़क पे धरना देंगे, चक्का जाम करेंगे, तो उस वजह से पब्लिक को दिक्कत होगी. तो जब पब्लिक को दिक्कत होती है तो पब्लिक की सिंपैथी, एपैथी, सपोर्ट नहीं मिल पाती. इट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, एंड यही चीज जो है हमारी ट्रेड यूनियंस फेस कर रही है. चलिए भाई, ऑल दीज कंडीशंस, तो हम पीछे से वापस शुरू करते हैं. लैक ऑफ पब्लिक सपोर्ट है, वीक फाइनेंशियल पोजीशन है, इंटर यूनियन राइवलरी भी है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रेड यूनियंस भी है, और लो मेंबरशिप भी है, और अनइवन ग्रोथ भी है. तो ये सारे पॉइंट्स आप अगर जैसे बुलेट पॉइंट्स के फॉर्म में याद कर लेंगे तो बहुत इजी हो जाए. चलिए अब आगे चलते हैं. अब देखते हैं एसेंशियल कंडीशंस फॉर द सक्सेस ऑफ ट्रेड यूनियंस. भारत के अंदर ट्रेड यूनियंस को अगर सक्सेस लेना है तो वो किस तरीके से ले सकते हैं. द फैक्ट दैट ट्रेड यूनियंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिजर्व्स नो स्पेशल एम्फेसिस. दिस इज अ कोट. ये अगर आप सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी कर रहे होते तो मैं इसको और गहराई में भी बताता. इस कोट को थोड़ा समझ लेते हैं. द फैक्ट दैट ट्रेड यूनियन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट deserves no special emphasis, but only desire of playing that role is not sufficient. Now कोई खास emphasis मत दीजिए ट्रेड यूनियंस को, लेकिन जो उनका रोल है, the desire of playing that role is not sufficient.
सिर्फ और सिर्फ अगर वही रोल करते रहेंगे, दैट वुड नॉट बी सफिशिएंट. इट इज पर्टिनेंट टू मेंशन दैट क्या दे मस्ट फुलफिल they must fulfill certain other conditions which may be laid down as under. जो हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं, इन कंडीशंस को अगर फुलफिल किया जाएगा, एसेंशियल कंडीशंस को, तभी ट्रेड यूनियन को आप सक्सेसफुल मान सकते हैं. पहली एसेंशियल कंडीशन क्या है? The first essential condition of a trade union is the existence of a progressive labor force. एक ऐसी लेबर फोर्स एग्जिस्ट करती हो जो कि प्रोग्रेसिव हो, लेबर फोर्स स्किल्ड हो और चाहे भी अनस्किल्ड भी हो. मान लीजिए जैसे भारत के अंदर अनस्किल्ड लेबर जो है ज्यादा है, चाहे स्किल्ड हो चाहे अनस्किल्ड हो, लेकिन एक चीज बात तय हो, सबके सब पढ़े लिखे हो, एजुकेटेड हो, केपेबल हो. क्या हो? एजुकेटेड हो, केपेबल लेबर फोर्स हो that keeps the leaders devoted and makes their will strong for leading their fellow workers. तो अगर पढ़े लिखे लोग होंगे तो लीडर्स को जो है वो सपोर्ट जो है वो मिलती रहेगी, लीडर्स भी उस कॉज के पीछे डिवोटेड रहेंगे. एंड अगर लीडर कहीं भी भटकता है, अगर मैनेजमेंट के साथ कोलेस कर जाता है या कहीं पे भी कोल्यूज कर जाता है, अगर कह लीजिए कि मिली भगत हो जाती है, तो ऐसे में वर्कर्स दे विल बी अवेयर. एंड ऐसी मैल प्रैक्टिसेस जो ट्रेड यूनियनिज्म में भारत के अंदर देखी जाती है बहुत जगह पे, तो वो भी नहीं होगी. तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. पहला एसेंशियल कंडीशन फॉर सक्सेस इज एग्जिस्टेंस ऑफ अ प्रोग्रेसिव ट्रेड लेबर फोर्स, जिसने कंप्राइज करना है, जिसने बनानी है ट्रेड यूनियंस. फिर दूसरा, लैक ऑफ प्रॉपर एंड एडिक्वेट लेवल ऑफ एजुकेशन जनरल एज वेल एज टेक्निकल. चाहे वो जनरल एजुकेशन है, 10वीं 12वीं की बात कीजिए, चाहे टेक्निकल या वोकेशनल हो, चाहे प्रॉपर कमिटमेंट टू द जॉब, ऑन जॉब ट्रेनिंग की बात कर लीजिए, जॉब के अंदर जाके जैसे आप भी जैसे सिलेक्ट होंगे तो आपकी भी ट्रेनिंग होगी 6 महीने के आसपास की. डाइवर्स कॉम्पोजिशन ऑफ लेबर फोर्स डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ लैंग्वेज. अब ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करेगा. लैंग्वेज हो, कस्टम हो, कास्ट हो, क्रीड हो, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी हो owing to the low levels of wages. अब तनख्वाहें कम होने की वजह से पॉवर्टी भी बहुत वाइड स्प्रेड है. रेंडर द वर्किंग क्लास इनकेपेबल ऑफ मैनिंग द ट्रेड यूनियन मूवमेंट. इस वजह से, इन सभी कारणों की वजह से जो लेबर क्लास है वो ट्रेड यूनियन मूवमेंट को सही तरीके से उसमें अपना कह लीजिए योगदान नहीं दे पाती, योगदान नहीं दे पाती. तो ये सारी चीजें. अब चलिए आगे एसेंशियल कंडीशंस देख लेते हैं. अनदर एसेंशियल फैक्टर ऑफ अ सक्सेसफुल एंड साउंड ट्रेड यूनियन इज अ साउंड लीडरशिप एंड मेथोडोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. जो लीडरशिप है वो साउंड होनी चाहिए और जो ऑर्गेनाइजेशन है मेथोडोलॉजिकल होनी चाहिए. मतलब मेथोडोलॉजिकल क्या होता है? देखिए मैंने मास्टर्स इन इंजीनियरिंग एमई कर रखी है केमिकल इंजीनियरिंग में, तो हम रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा करते थे. तो वो रिसर्च मेथोडोलॉजी, आप में से भी बहुत लोगों ने मास्टर्स की होगी तो उन्होंने आरएम रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा होगा. उसमें से आपको चीज ये बता रहा हूं, मेथोडोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ये होती है जो एक सेट प्रोसीजर को, सोचे समझे सेट प्रोसीजर को फॉलो करती है. अगर प्रोसेसेस और प्रोसीजर्स तय हैं, अगर तरीके सलीके तय होते हैं, तो ऐसे में जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छे से ग्रो कर सकती है. एंड ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप कह सकते हैं देयर इज साउंड रीजन कि आपकी जो ट्रेड यूनियंस हैं वो अच्छे तरीके से सक्सेसफुल हो सकती है. नाउ उसके अलावा अगर ट्रेड यूनियंस का जो ऑब्जेक्टिव है, दिस इज द थर्ड कंडीशन, ये तीसरी कंडीशन है कि अगर जो ट्रेड यूनियंस का ऑब्जेक्टिव जिसे हम कहेंगे, तो ऑब्जेक्टिव अगर क्लियरली इनंसिएटेड है, इट इज क्लियरली इनंसिएटेड, साफ तौर पे क्लियर बोला हुआ है, दिस इज द थर्ड फंडामेंटल फीचर. अगर ऐसा बोला हुआ है तो ट्रेड यूनियंस विद कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑब्जेक्ट्स आर लुक्ड डाउन अपॉन विद सस्पिशन. तो अगर क्लियरली बोला हुआ है तो उसमें टेंशन कम हो जाती है. नहीं तो अगर छुपा रुस्तम कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं तो उनको नापसंद किया जाता है, ज्यादा उनको प्रेफर नहीं किया जाता. लोग उसकी मेंबरशिप कम लेते हैं कि पता नहीं भैया कहां किसके साथ अफिलिएशन है, कहीं पता चले एलडब्ल्यूई लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के साथ उसके ताल्लुकात हो, पता चले नक्सलाइट ऑर्गेनाइजेशन के साथ ताल्लुकात हो, वगैरह वगैरह. कल को पता चले अगर लेफ्टिज्म ने अगर जो है कह लीजिए भारत के अंदर बहुत ज्यादा फन उठा लिया, जिसकी वजह से चाइना की तरफ से जो भी बातें होती हैं, कह लीजिए कि जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, जो रेड कॉरिडोर भारत का है उसमें बढ़ोतरी हो रही है, तो कहीं पता चले वर्कर्स को बोले कि नहीं भैया आपने ट्रेड यूनियन का आप मेंबर हैं तो आपको जाके पार्टिसिपेट करना है उस जंग के अंदर. तो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल
लेकिन इस तरीके से अगर आप कह लीजिए कुछ ऐसे रूल्स, क्या कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव्स अगर छुपे हुए होंगे तो उसको पसंद नहीं किया जाएगा ट्रेड यूनियन को। साफ तौर पे एक आम इंसान जो एक लेमैन है वो उसे समझ सके, ऐसे ऑब्जेक्टिव्स को आपने लिखना होगा। अनदर पॉइंट व्हिच मस्ट बी अडहेयर्ड टू इज दैट ट्रेड यूनियंस, ये अगला पॉइंट है। नाउ ये कह लीजिए यहां पे ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, जस्ट अ सेकंड, पॉइंटर गुम हो गया, हाँ ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट, ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। अब आ जाते हैं अपने चौथे पॉइंट की तरफ, एसेंशियल कंडीशंस कि एक ट्रेड यूनियन सक्सेसफुल कैसे होगी। Another point which must be adhered to is that trade unions must make sure to have coherent and well conceived policy regarding their structure। कोहेरेंट हो मतलब जैसा बाकी जगहों पे देखा जा रहा है, नेशनल लेवल से, रीजनल लेवल से, लोकल लेवल से, उनके सिमिलर, एंड ऐसा ना हो अलग से ही कुछ आउट ऑफ द बॉक्स हो रहा है। तो कोहेरेंट हो, सोचा समझा हो और वेल कंसीव्ड हो, ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए रिगार्डिंग देयर स्ट्रक्चर। उनका स्ट्रक्चर क्या होगा? हैपहैजर्ड ग्रोथ ऑफ ट्रेड यूनियंस में गिव राइज टू प्रॉब्लम्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। कभी अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्रिएट होता है अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, आपको जाना पड़ता है, तो ज्यूरिसडिक्शन कहां पड़ेगी? ये ज्यूरिसडिक्शन का इशू जो है, स्फीयर ऑफ एक्टिविटी का जो इशू है, ये अगर आपने सही तरीके से स्ट्रक्चर डिजाइन नहीं किया, जो ट्रेड यूनियन है उसका पूरा जो ढांचा है उसको नहीं सही तरीके से बनाया, सोच समझ के उसकी पॉलिसी को नहीं डिजाइन किया, तो फिर ऐसे इश्यूज आ जाते हैं। किस तरीके के? ज्यूरिसडिक्शन के, भैया किसके तालुका में, किसके एरिया में ये केस पड़ता है, फॉर एग्जांपल, दैट इज ज्यूरिसडिक्शन। दूसरा स्फीयर ऑफ एक्टिविटी, कि हम सिर्फ और सिर्फ चंडीगढ़, मान लीजिए अब जैसे एसेंशियल कमोडिटीज में ब्रेड वगैरह की हम बात कर सकते हैं कि ब्रेड है मान लो एसेंशियल कमोडिटी, तो अब हम क्या सिर्फ ब्रेड की ही इंडस्ट्री की बात करेंगे एज अ ट्रेड यूनियन? और मान लीजिए क्या हम सिर्फ चंडीगढ़ की ट्रेड यूनियन की बात करेंगे? सो दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस दैट कम अप अगर एक सोची समझी स्ट्रक्चर के तौर पे ट्रेड यूनियन को नहीं खड़ा किया जाता। नाउ हैपहैजर्ड ग्रोथ वगैरह ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली, एंड इसके अलावा फिफ्थ पॉइंट कम्स अप। फिफ्थ पॉइंट ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर ऑलरेडी, साउंड इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन भी, अंदरूनी ढांचा भी स्ट्रांग होना चाहिए, इज ऑल्सो अ मैटर ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस, does in turn requires that besides sound business administration, financial resources of the union should also be adequate। सिर्फ और सिर्फ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर फोकस नहीं करना, यहां आपने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर फोकस किया फोर्थ पॉइंट के अंदर यहां पे, लेकिन फिफ्थ पॉइंट में हम कह रहे हैं कि साउंड इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन भी होनी चाहिए, इसके साथ साथ आपको फाइनेंशियल रिसोर्सेज की भी मैनेजमेंट सही तरीके से करनी होगी। Thus, the factors that make a trade union strong and healthy are unflinching adherence to the union's constitution and rules। Constitution और rules जो trade union के हैं उसको बिना किसी झिझक के उसको फॉलो करना, रेगुलर पेमेंट ऑफ ड्यूज, अगर वर्कर्स जो हैं वो सही तौर पे सही समय पे पैसे सब्सक्रिप्शन फीस देते रहे, फुल्ली रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर, मतलब अगर आप मान लीजिए चंडीगढ़ में कह लीजिए ब्रिटानिया की इंडस्ट्री में आप ट्रेड यूनियन का काम कर रहे हैं, तो सारे के सारे ब्रिटानिया के जो वर्कर्स हैं उस ट्रेड यूनियन में होने चाहिए, एंड कोऑपरेशन विद अदर यूनियंस। अगर कोई और यूनियन है तो उसके साथ भी कोऑपरेटिव एटमॉस्फेयर का हाल होना चाहिए, कोऑपरेशन होनी चाहिए, ऐसा नहीं आपस में लड़ी जाए। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं इंपॉर्टेंट। चलिए अभी बारी आती है थियोरीज ऑफ ट्रेड यूनियंस की, लेकिन अभी आज के लेक्चर में, अभी के इस लेक्चर में आई एम नॉट कवरिंग दीज थियोरीज, रीजन बीइंग मुझे बहुत कंसर्न है, बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है कि सर नेटवर्क इश्यूज है। सो मैं अभी इस वीडियो को छोटा करने की कोशिश करते हुए आज इस लेक्चर में यहीं पे ही बात को रोक रहा हूं, अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। अगला लेक्चर हमारा होगा थियोरीज ऑफ ट्रेड यूनियंस। मैं अभी आपको प्रीकर्सर दिखा रहा हूं, सिर्फ एक टीजर है कि हम इन 5 ट्रेड यूनियंस की बात अपने अगले लेक्चर में करेंगे। रेवोल्यूशनरी थियोरी, एवोल्यूशनरी थियोरी, theory of industrial jurisprudence, rebellion theory and Gandhian approach, इन सारी थ्योरीज की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। अभी इस वीडियो को यहीं पे ही विराम देता हूं, इस लेक्चर को यहीं पे ही जो है रोकते हैं, अगले वीडियो में हम थ्योरीज को डिस्कस करेंगे। डू मेक श्योर आप इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, यहाँ पे भी लाइक का ऑप्शन आता है, एंड कोशिश कीजिएगा कि जो भी आपको साथ में पीडीएफ मिलता है, जो वो इधर ऊपर अगर आप देखेंगे
तो वीडियो के ऊपर आई एम एन एडिशनल डॉक्यूमेंट ऐसा लिखा होगा, उसके साथ वो लिंक दिया गया होगा, उस लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको वो पीडीएफ मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर अवेलिंग दिस अपॉर्चुनिटी। आपने सब्सक्राइब किया हमारे स्पेशल कोर्स को, आप गैप के भी कोर्स को एक बार जरूर देखिएगा। टेस्ट सीरीज जो है आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कॉम्प्लीमेंट्री लाइव हो चुकी है, उस टेस्ट सीरीज को भी फॉलो करना शुरू कर दीजिए। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी ईपीएफओ। दिस इज मी सनदत्त भारद्वाज साइनिंग ऑफ। उससे पहले दोबारा बोल रहा हूं, दिस इज माय फोन नंबर। अगर आपको कोई भी डाउट है, आपको कोई भी इश्यूज हैं पर्टेनिंग टू योर प्रिपरेशन फॉर सिविल सर्विसेज और यूपीएससी ईपीएफओ, particularly industrial relations, labor laws and otherwise as well, कोई भी गाइडेंस की जरूरत है, बिकॉज आई हैव बीन इन दिस फील्ड, आई हैव बीन एन एस्पिरेंट माई सेल्फ, तो मैं पूरे तरीके से किसी भी प्रकार की मदद के लिए आपके साथ खड़ा हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।